तो कक्षा 11 की NCERT, जिसमें आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत, जिसका भाग फर्स्ट है, और वो कक्षा 12 के लिए चलती है, उसका भी भाग सेकंड है। इसका अध्याय 4 है, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। तो अध्याय 4, नेहरू की वैचारिक विरासत एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मतलब नेहरू की विचार की विरासत और उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में बताया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू विलक्षण एवं बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। उच्च शिक्षित राजनेता, प्रखर वक्ता, लेखक, लोकतांत्रिक संस्थाओं और परंपराओं के प्रति अटूट विश्वास तथा उदारवादी सिद्धांतों के पोषक होने के कारण उन्हें समकालीन विश्व में अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। लगभग 2 सदी के औपनिवेशिक शासन और शोषण के पश्चात आज़ाद हुए देश को एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता थी जो भारत की नई दिशा दे सके एवं विकास का मार्ग प्रशस्त कर सके। ऐसे समय में आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए वे आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में प्रतिष्ठित हुए। उनके द्वारा विभिन्न अवसरों पर दिए गए संबोधनों, महात्मा गांधी एवं अन्य महापुरुषों द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा को लिखे गए पत्रों, पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया तथा आत्मकथा में अंतर्राष्ट्रीय जगत, भारत के भूगोल, इतिहास, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में विस्तृत विवरण मिलता है। तो ये है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखित है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इतिहास, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में विस्तृत विवरण मिलता है। उन्होंने इतिहास, विज्ञान और धर्म, समाज की अर्थव्यवस्था तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर अपने विचार प्रकट किए हैं। आप पाएंगे कि उनका प्रगतिशील वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनकी कृतियों और व्यक्तियों से स्पष्ट होता है तथा सुदृढ़ भारत के भविष्य के लिए उनके विचार स्पष्ट, तार्किक और अर्थपूर्ण थे। उनके द्वारा अपने कार्यकाल में लिए गए निर्णयों से ये भी स्पष्ट होता है कि उन्होंने अपने विचारों को व्यावहारिक रूप दिया। तो ये परिचय हो गया। अब देखते हैं उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण। एक सशक्त भारत के निर्माण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना अत्यंत आवश्यक था। नेहरू को विश्वास था कि भारत की समस्याओं के समाधान के लिए विज्ञान और तकनीकी का विकास अति महत्वपूर्ण है। इसीलिए उन्होंने जनवरी 1938 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस को दिए गए अपने संदेश में उन्होंने कहा कि सिर्फ विज्ञान ही अकेले भूख, गरीबी और एक शिक्षा, अंधविश्वास, मृत हो रही परंपराएं, रीति रिवाजों तथा संसाधनों की भारी बर्बादी से बचा सकता है। और मार्च 1958 में लोकसभा द्वारा पारित किए गए वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव में यही विचार दोहराया गया तथा इसे देश के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में विज्ञान और तकनीकी की भूमिका को स्वीकार किया गया। तो नेहरू का वक्तव्य याद रख लेना। उनका मानना था कि किसी व्यक्ति में वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसी एक सच की तलाश में सीमित न होकर उसकी आंतरिक सोच और क्रियाकलापों में परिलक्षित होनी चाहिए। किसी परंपरा पर सिर्फ इसलिए विश्वास नहीं करना चाहिए कि वे सदियों से चली आ रही है, बल्कि उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अवश्य परखा जाना चाहिए तथा इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में वैज्ञानिकों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के संबंध में नेहरू के ये विचार समय के साथ आज और भी मजबूत होकर उभरे हैं। नेहरू विज्ञान के प्रयोग से होने वाली सामाजिक परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक आशान्वित थे और भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 47वें अधिवेशन में उनके उद्बोधन में ये स्पष्ट होता है कि इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विज्ञान में मेरी रुचि इसके प्रयोग से होने वाली सामाजिक परिवर्तनों से भी है। एक विकासशील देश के रूप में हम राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इन समस्याओं का समाधान विज्ञान का प्रयोग किए बिना संभव नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा है कि इतिहास यात्रा में जितना विज्ञान ने मानव जीवन को प्रभावित किया है उतना किसी और चीज़ ने नहीं किया है तथा विज्ञान को किसी देश की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। विज्ञान किसी देश का नहीं होकर पूरे विश्व के जन कल्याण के लिए है। तो ये नेहरू के कथन है। पंडित नेहरू ने धर्म को भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखने का प्रयास किया है। उनका विचार था कि धर्म ने निस्संदेह मानवता के विकास में योगदान दिया है, लेकिन धर्म ने मानव की जिज्ञासा तथा प्रश्नों को भी सीमित कर दिया है। धर्म में अलौकिक शक्तियों के सिद्धांत से वे ज़्यादा प्रभावित नहीं थे। उनका मत था कि इन पर मनुष्य को ज़्यादा विश्वास उसकी आत्मनिर्भरता और उसकी रचनात्मक योग्यता पर विपरीत प्रभाव डालता है। उनके अनुसार विज्ञान की प्रगति में जीवन प्रक्रिया और प्रकृति को समझना ज़्यादा आसान है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है धर्म में संकीर्णता का दायरा कम होने लगता है। एक समय था जब हमारे उपयोग में आने वाले कृषि, भोजन, कपड़े तथा सामाजिक संबंध धर्म से प्रभावित थे, लेकिन समय के साथ साथ ये वैज्ञानिक अध्ययन के दायरे में आ गई।
नेहरू के विचारों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक जीवन का तरीका है। आज विज्ञान का प्रयोग समस्त देशों और उनके निवासियों के लिए अपरिहार्य है। उनका ये कहना था कि विज्ञान सिर्फ कान की खोज है, लेकिन समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस खोज और आगे ले जाता है। सन 1948 ईस्वी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की आधारशिला रखते हुए उन्होंने कहा कि जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया जाना सबसे उचित मार्ग है। तो कब हुआ? 1948 में नेशनल इंस्टीट्यूट साइंस की आधारशिला किसने रखी? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखी। इसी मार्ग को अपनाकर हम मानव जीवन और संस्थाओं का विकास कर पाएंगे और हम किसी मानव को वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाकर ही इस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस के सन 1955 के अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपनी गलतियों को स्वीकारता हूँ। ऐसा करना वैज्ञानिक दृष्टिकोण के पालन करने के नज़दीक है और एक वैज्ञानिक ने होते हुए मुझे में वैज्ञानिक स्वभाव दृष्टिगोचर होता है। आने वाले समय में भारत में तकनीकी और विभिन्न शोध संस्थाओं की स्थापना, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम एवं अंतरिक्ष कार्यक्रम भी दर्शाते हैं कि नेहरू के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित विचार व्यवहार में भी प्रेरित हुए। नेहरू के प्रधानमंत्री काल में देश के लिए अत्यंत आवश्यक तकनीकी व्यक्तियों के प्रशिक्षण को संगठित करने के कदम उठाए गए। सन 1952 ईस्वी में 5 में से पहला IIT जो अमेरिका के MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मतलब MIT के प्रारूप पर विकसित किया जाने वाला था की स्थापना खड़गपुर में की गई। तो इम्पोर्टेंट है कि नेहरू ने 1952 ईस्वी में 5 में से पहला IIT जो अमेरिका के MIT के प्रारूप पर विकसित किया जाने वाला था वो की स्थापना किस में की गई? खड़गपुर में की गई। बाद में अन्य 4 IIT मद्रास, बम्बई, कानपुर और दिल्ली में स्थापित किए गए। तो पहला खड़गपुर और दूसरा IIT मद्रास, तीसरा बम्बई, चौथा कानपुर और पांचवा दिल्ली में स्थापित किया गया। विज्ञान की कब की गई? 1952 में खड़गपुर में की गई। और ये किस पर आधारित था? अमेरिका के MIT पर आधारित, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। विज्ञान की समाज कल्याण में भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए विज्ञान पर आधारित गतिविधियों और वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए बजट में निरंतर वृद्धि की गई और इन गतिविधियों पर होने वाले ये 1950 के 1.10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1965 में 85.056 करोड़ हो गया। इसके फलस्वरूप वैज्ञानिकों और तकनीशियों की संख्या 1,88,1950 से बढ़कर 7,31,500 1965 हो गई। साथ ही इंजीनियरिंग और तकनीकी कॉलेज में छात्रों की संख्या 1950 ईस्वी में 13,000 से बढ़कर 1965 ईस्वी में 78,000 हो गई। और इसी प्रकार कृषि महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 1950 ईस्वी में 2600 से बढ़कर 1965 में 14,900 हो गई। क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम भारत में परमाणु ऊर्जा के महत्व को समझने वाले अग्रणी देशों में रहा है। नेहरू समझते थे कि परमाणु ऊर्जा दुनिया की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में एक क्रांति लाएगी। साथ ही ये एक देश की सुरक्षा क्षमता पर भी प्रभाव डालेगी। सन 1950 के आरंभ में उन्होंने लिखा है कि भविष्य उनका होगा जो परमाणु ऊर्जा पैदा कर सकेंगे और ये भविष्य को सर्वप्रमुख ऊर्जा स्रोत बनने जा रहा है और स्वाभाविक रूप से सैनिक सुरक्षा भी इससे जुड़ी हुई है। तो नेहरू का ये मानना था कि भविष्य उनका होगा जो परमाणु ऊर्जा से संपन्न होंगे और 1950 में उन्होंने लिखा भी। अगस्त 1950 में भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। अगस्त 1950 में भारत ने परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की। तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? अगस्त 1950 में ही। और 1950 में ही नेहरू ने एक कथन कहा है, उस पर भी वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी याद कर लेना। जिसका अध्यक्ष भारत के अग्रणी परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर को बनाया गया। तो अगस्त 1950 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया और उसका अध्यक्ष किससे बनाया गया? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। शांतिपूर्ण ऊर्जा विकसित करने के लिए ये आयोग वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग के तहत बनाया गया जो सीधे प्रधानमंत्री नेहरू के निर्देशन में काम करता था। सन 1954 ईस्वी में सरकार ने सीधा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अलग परमाणु विभाग गठित किया गया जिसके सचिव डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा बनाए गए और भारत के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा जो एशिया का भी पहला रिएक्टर था ने बम्बई में अगस्त 1956 में काम करना शुरू कर दिया गया। तो इम्पोर्टेंट है कि पहला अगस्त 1948 में तो पहला परमाणु ऊर्जा आयोग स्थापना की गई अगस्त 1948 में। और किसको बनाया गया? अगस्त 1950 में पहला परमाणु ऊर्जा आयोग स्थापना की गई और जिसका अध्यक्ष बनाया गया
HGB को, होमी जहांगीर भाभा को। और उसी के बाद 1954 में एक दूसरा आयोग बनाया गया जो सीधे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में था और जिसका सचिव बनाया गया डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। और भारत के पहले परमाणु रिएक्टर कौन था? अप्सरा था, जो एशिया का भी पहला रिएक्टर था। ने बम्बई में अगस्त 1956 में काम करना शुरू कर दिया गया और भारत के अत्याधुनिक और अति विकसित परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तहत स्थापित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों ने कुछ ही वर्षों में विद्युत का उत्पादन भी प्रारंभ कर दिया। हालांकि भारत में परमाणु ऊर्जा की शांतिपूर्ण प्रयोग के प्रति समर्पित था, परंतु इस क्षमता का उपयोग आसानी से परमाणु बम बनाने के लिए भी किया जा सकता था। आने वाले समय में भारत ने ये कार्य किया तथा आज भारत विश्व का एक प्रमुख परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। अब होते हैं अंतरिक्ष अनुसंधान। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई की संकल्पना है। तो अंतरिक्ष अनुसंधान किसकी संकल्पना है? डॉक्टर विक्रम साराभाई की, जिन्होंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा गया है। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये वैज्ञानिक कल्पनाएं राष्ट्र नायक के रूप में जाने जाते हैं। सन 1957 ईस्वी में स्पुतनिक के प्रक्षेपण के बाद उन्होंने कृत्रिम उपग्रह की उपयोगिता का भापा। तो 1957 में किसका प्रक्षेपण किया गया? स्पुतनिक। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने भारत के भविष्य में वैज्ञानिक विकास को अहम माना, सन 1961 में अंतरिक्ष अनुसंधान को परमाणु ऊर्जा विभाग की देखरेख में रखा गया। तो 1961 में क्या किया गया? परमाणु ऊर्जा विभाग की देखरेख में अंतरिक्ष अनुसंधान को रख दिया गया। परमाणु ऊर्जा विभाग के निदेशक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने 1962 ईस्वी में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति इनकोस्पार्क का गठन किया गया, जिसमें सभापति डॉक्टर साराभाई को बनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि परमाणु ऊर्जा विभाग के निदेशक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे, जिन्होंने सन 1962 ईस्वी में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति इनकोस्पार्क का गठन किया गया। तो इनकोस्पार्क का गठन कब किया गया? तो इनकोस्पार्क का गठन 1962 में किया गया। और किसने किया गया? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने। और इनकोस्पार्क का पूरा नाम भारतीय राष्ट्रीय समिति, जिसके सभापति डॉक्टर साराभाई को बनाया गया। और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम ने देश की तकनीकी की आवश्यकता, कच्चे माल एवं तकनीकी आपूर्ति में भावी स्थिरता की संभावना को भांपते हुए प्रत्येक माल आपूर्ति मार्ग प्रक्रिया एवं तकनीकी को अपने अधिकार में लाने का प्रयत्न किया। जैसे जैसे भारतीय रोहिणी उपग्रह कार्यक्रम ने और अधिक संकुल एवं वृत्ताकार रॉकेट का प्रक्षेपण जारी रखा, अंतरिक्ष कार्यक्रम बढ़ता गया और इस परमाणु ऊर्जा विभाग से अलग कर स्वतंत्र सरकारी विभाग बना दिया गया। सन 1969 ईस्वी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन तथा जून 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई। तो जैसे जैसे मतलब अंतरिक्ष कार्यक्रम बढ़ता गया तो इसका मतलब अलग विभाग गठित किया गया और 1969 में ही भारतीय अनुसंधान संगठन का गठन किया गया तथा जून 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई। तो जून 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना और 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन। डॉक्टर साराभाई ने टेलीविजन के सीधे प्रसारण जैसे बहुत अनुप्रयोग के लिए प्रयोग में लाई जाने वाले कृत्रिम उपग्रहों की संभावना के संदर्भ में नासा के साथ प्रारंभिक अध्ययन में हिस्सा लिया और यह अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि प्रसारण के लिए सबसे सस्ता और सरल साधन है। प्रारंभ से ही उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए साराभाई और इसरो ने मिलकर एक स्वतंत्र प्रक्षेपण वाहन का निर्माण किया और ये प्रक्षेपण वाहन कृत्रिम उपग्रहों को कक्ष में स्थापित करने एवं भविष्य में वृहत प्रक्षेपण वाहनों का निर्माण करने के लिए आवश्यक अभ्यास उपलब्ध कराने में सक्षम था। रोहिणी श्रेणी के साथ ठोस मोटर बनाने में भारत की क्षमता को परखते हुए अन्य देशों ने भी समानांतर कार्यक्रम के लिए ठोस रॉकेट का उपयोग बेहतर समझा। इसरो ने कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण वाहन SLV की आधारभूत संरचना एवं तकनीकी का निर्माण प्रारंभ कर दिया और अमेरिका के स्काउट रॉकेट से प्रभावित होकर वाहन को चतुर्स्तरीय ठोस वाहन का रूप दिया गया। आज़ादी के पश्चात 2 दशकों में भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के क्षेत्र में बहुत प्रगति से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस देश को स्वतंत्र हुए कुछ ही समय बीता उसे नीति नियुक्तों युग दृष्टों के रूप में ऐसे व्यक्तियों का योगदान मिला जिन्होंने उच्च कोटि के अंतरिक्ष अनुसंधान में सहयोग किया और आज भारत विश्व के चुनिंदा देशों की पंक्ति में ला खड़ा किया, जिसकी बदौलत आज भारत में भू स्थिर कक्षा में GSLV, मंगलयान तथा चंद्रयान जैसे अत्याधुनिक अभियान करने में सक्षम हुआ है। निस्संदेह सामाजिक एवं धार्मिक विषमताओं से परे वैज्ञानिक के क्षेत्र में ये प्रगति अभूतपूर्व थी और नेहरू के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के धरातल पर साकार होने का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण थी। अब लोकतंत्र संबंधी विचार, नेहरू के लोकतंत्र संबंधी विचार थे।
पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के स्थान पर तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के साथ साथ वे एक भारतीय व्यक्तित्व थे जिन्होंने इस विविधता से परिपूर्ण देश में लोकतंत्र के बीज बोए। उनका मत था कि भारत में धर्म, जाति, प्रजाति तथा लिंग पर आधारित भेदभाव की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आज़ादी के पूर्व तथा उसके बाद के विभिन्न संबोधनों में व्यक्त किए गए लोकतांत्रिक संबंधी विचारों की छाया हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों एवं अन्य प्रावधानों को सहज ही देख सकते हैं। उनके संबोधनों से सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, विधि के समक्ष समानता, अवसरों की समानता, विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता तथा धार्मिक विश्वासों को मानने की स्वतंत्रता संबंधी बातें प्राय देखी जाती हैं। प्रजातंत्र के संबंध में उनका मत था कि जो लोग ऊपरी चोट पर हैं और जो लोग नीचे ज़मीन पर हैं उनके बीच बहुत बड़ी खाई है। अगर हम प्रजातंत्र लाना चाहते हैं तो ये अनिवार्य हो जाता है कि इस खाई को पार किया जाए और वास्तव में जहाँ तक अवसरों का संबंध है, जहाँ तक रहन सहन की स्थिति का संबंध है और जहाँ तक जीवन की आवश्यकताओं का संबंध है, उन्हें अधिक से अधिक नज़दीक लाया जाए। इस मत से स्पष्ट होता है कि वे प्रजातांत्रिक मूल्यों में आम जन में अवसरों की समानता को अत्यधिक महत्व देते थे। नेहरू राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक लोकतंत्र के भी बक्सर थे। उनके अनुसार इसके बिना देश का उचित आर्थिक विकास संभव नहीं है। 25 फरवरी 1956 को संसदीय लोकतंत्र विषय पर आयोजित सेमिनार के अवसर पर उन्होंने कहा कि भूतकाल में लोकतंत्र का अर्थ मुख्य रूप से राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में ही देखा जा रहा है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के उस मताधिकार का कोई मायने नहीं है यदि वे आर्थिक रूप से पिछड़ा और भूखा है। तो पंडित नेहरू का लोकतंत्र सहभागिता के सिद्धांत पर आधारित था। तो इम्पोर्टेंट है, पंडित नेहरू का लोकतंत्र कैसा था? तो सहभागिता के सिद्धांत पर आधारित था, जिसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण एक महत्वपूर्ण अंग था। इसमें साकार करने के लिए सन 1952 ईस्वी में उन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की। तो 1952 ईस्वी में क्या किया? 1952 ईस्वी में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की तथा बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसे नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना का आधार बनी। तो नवंबर 1957 में किसने रिपोर्ट प्रस्तुत की? बलवंत राय मेहता ने, जो त्रिस्तरीय पंचायत की आधार व्यवस्था बनी। तो 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की स्थापना को सुबह नागौर, राजस्थान में नेहरू। अब यह है कि उल्लेखनीय है कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखी गई। तो सबसे पहले नागौर में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखी गई। इस अवसर पर श्री नेहरू ने अपने संबोधन में कहा कि लोकतंत्र की जड़ें भारत के लिए अनजानी नहीं हैं, ये हमारी प्राचीन पंचायत व्यवस्था में भी दृष्टिगोचर होती हैं, जिसे राजनीतिक व्यवस्था में सभी मत देने के अधिकारी हैं, आर्थिक मामलों में सबके पास समान अवसर हैं, वैसे ही प्रत्येक पंचायत में सभी के समान होंगे और महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। पंडित नेहरू को भारत में सही अर्थों में लोकतंत्र की स्थापना का श्रेय जाता है। उनके द्वारा लोकतंत्र के ऐसे बीजों का रोपण किया गया जिसने लाभ आज की पीढ़ी उठा रही है। लोकतंत्र की स्थापना में उनके योगदान का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक है कि हम 20वीं शताब्दी में औपनिवेशिक सत्ता से स्वतंत्र हुए विश्व के विभिन्न देशों की वर्तमान व्यवस्था का मूल्यांकन करें। तो हम पाते हैं कि जहाँ अधिकांश देश अपने आंतरिक समस्याओं से ग्रस्त हैं तथा वे सही अर्थों में लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर पाए, वहीं भारत आज नेहरू की बदौलत ही विश्व का विशालतम सफल लोकतंत्र है। अब है नेहरू की आर्थिक दृष्टि लोकतांत्रिक समाजवाद। भारत में व्याप्त सामाजिक आर्थिक समानता के समापन व पूंजीवादी दोषों के निराकरण हेतु नेहरू ने भारत में समाजवादी समाज की स्थापना पर बल दिया। पंडित नेहरू ने प्रारंभ ये समझ लिया था कि बिना समाजवाद लाए भारतीय अर्थव्यवस्था में निहित दोषों को दूर नहीं किया जा सकता। पंडित नेहरू के समाजवादी विचार उनकी पुस्तक विदर इंडिया। तो पंडित नेहरू के समाजवादी विचार किस में मिलते हैं? तो उनकी पुस्तकें विदर इंडिया में मिलते हैं। सन 1927 में रूस की यात्रा में नेहरू ने समाजवादी विचारधारा ने अत्यधिक प्रभावित किया। उनके लिए समाजवाद का अर्थ समानता से था, लेकिन नेहरू अच्छी तरह जानते थे कि एकदम से पूंजीवाद को नष्ट कर समाजवाद नहीं लाया जा सकता। अतः इसके लिए उन्होंने कठोर उपायों का सहारा नहीं अपनाकर उदार तरीके अपनाने पर बल दिए। और इसी तरह 15 दिसंबर 1952 को लोकसभा में उद्बोधन देते हुए पंडित नेहरू ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम अपने देश का संघर्ष से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ाने का विचार नहीं करना चाहिए।
बहुत सी चीज़ें शांतिपूर्ण तरीके से हासिल हुई और मुझे ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई देता है कि हम इस तरीके को छोड़कर हिंसा का तरीका अपना लें। मुझे पूरा यकीन है कि अगर अपने नए हिंसात्मक तरीके से अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को, जो भले ही कितने ऊंचे हो, प्राप्त करने की कोशिश की तो हमें बहुत देर लगेगी। उल्टा हम उन्हीं बुराई को बढ़ावा देंगे जिन्हें हम लड़ सकते हैं। हिंदुस्तान एक बड़ा देश ही नहीं बल्कि ये बहुत सी विविधता अनेकता भी है। अगर यहाँ किसी ने तलवार उठाई तो लाजमी है कि कोई दूसरा तलवार लेकर उसका मुकाबला करने उठ खड़ा होगा। तलवार को हम इस तरह टकराव नीचे गिरकर एक निरुद्देश्य हिंसा में बदल जाएगा, जिससे राष्ट्र को तो सिमट सकते हैं या बढ़ जाएगी और बहुत दुर्बल होती जाएगी। तो ये नेहरू की कथन है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पंडित नेहरू ने लोकतांत्रिक मार्ग को इस संदर्भ में प्रतिष्ठित करते हुए कहा है कि शांतिपूर्ण तरक्की ही अंततः लोकतांत्रिक प्रगति का रास्ता है। अंतिम लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र है, जिसमें कि गरीब और अमीर का भेद और उन लोगों का अंतर खत्म हो जाता है जिनमें से कुछ के पास अवसर हैं और दूसरे वे जिनके पास किसी तरह के अवसर नहीं है या बहुत थोड़े हैं। इस लक्ष्य के रास्ते की हर रुकावट को हटा देना होगा, भले ही ये काम दोस्ती और सहकार के जरिए हो या चाहे कानून और सरकार के जोरों से हो। नेहरू ने समाजवाद को भारतीय सामाजिक आर्थिक समस्याओं का एकमात्र उपाय बताया और समाजवाद सभी प्रकार की शोषण से मुक्ति का मार्ग है। नेहरू ने कहा, मुझे विश्वास है कि भारत की समस्याओं का समाधान समाजवादी, और जब मैं इस शब्द का प्रयोग करता हूँ तो केवल स्पष्ट और मानववादी के रूप में नहीं, अपितु वैज्ञानिक और आर्थिक दृष्टि से देखता हूँ। समाजवाद एक आर्थिक सिद्धांत के अतिरिक्त भी और कुछ है और ये एक जीवन को दर्शन है। इसी कारण मुझे प्रिय है। मुझे गरीबी, बेरोजगारी, भारतीय लोगों की दुर्दशा को समाप्त करने के लिए समाजवाद के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं दिखाई पड़ता है। और पंडित नेहरू ने समाजवाद की व्याख्या भारतीय संदर्भ में विशिष्ट प्रकार से की है। उन्होंने समाजवाद को अंधाधुकरण नहीं किया, अपितु देश की प्रजा परिस्थितियों के अनुसार ही समाजवाद के स्वरूप की बात की। सन 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में नेहरू ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हम ये महसूस करना चाहिए कि समाजवाद का दर्शन सारी दुनिया के समाज की संरचना में धीरे धीरे व्याप्त हो गया है। विवाद के केवल दो ही बिंदु हैं, एक शांति और दूसरा पूर्ण प्रभावी अपनाने जाने वाली विधि। भारत को ये गरीबी और असमानता को समाप्त करने के लिए समाजवाद को अपनाना होगा। हम भारतीय संदर्भ में इस तरह अपने तरीके से बुद्धिमत्तापूर्ण रूप में अपना सकते हैं। हमारा आर्थिक कार्यक्रम मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए तथा धन की कीमत पर व्यक्ति का बलिदान नहीं करना चाहिए। यदि एक उद्योग श्रमिकों को भूख मुठाई बिना नहीं चल सकता तो उसे बंद कर देना चाहिए। इसी प्रकार जहां नेहरू एक और लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे, वहीं दूसरी ओर उन्होंने समाजवाद की स्थापना पर बल दिया। इस लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रति नेहरू आजीवन समर्पित रहे। उनके अनुसार आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र निरर्थक है तथा राजनीतिक लोकतंत्र समाजवाद का माध्यम बन सकता है। इसी धारणा को स्पष्ट करते हुए नेहरू ने कहा कि इस व्यवस्था में पूंजी तथा अन्य आर्थिक संसाधन पूंजीपत वर्ग के हाथों में केंद्रित नहीं होंगी, वरन ये व्यवस्था हो जाएगी कि देश की वास्तविक पूंजी और साधनों पर जनता का प्रभावी नियंत्रण हो। लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा में उन्होंने जनता के राजनीतिक अधिकारों की मान्यता, आर्थिक और सामाजिक न्याय, संसाधनों के केंद्रीकरण का निषेध तथा उत्पादन एवं वितरण की न्याय प्रणाली को सुनिश्चित किए जाने पर बल दिया। उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद को भारत के स्वर्णिम भविष्य की आधारशिला माना। इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए जल्दी पढ़ रहे हैं। पंथ निरपेक्षता संबंधी विचार। नेहरू भारतीय पंथ निरपेक्षता के वास्तविक प्रणेता थे। तो नेहरू भारतीय पंथ निरपेक्षता के वास्तविक प्रणेता थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले और बाद में वे ही पंथ निरपेक्ष विचारधारा के महानतम प्रतिपादक हुए। अमेरिकी राजदूत चेस्टर बाउल्स का स्वयं नेहरू ने कहा था कि यदि वे आज भी मर जाए तो इस पंथ निरपेक्ष राज्य का निर्माण उनकी नेहरू की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाएगी। उनके लिए पंथ निरपेक्षता का अर्थ था सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव। उनकी पंथ निरपेक्षता का मूल आधार था कि मानव व्यक्तित्व एवं नैतिकता में विश्वास, लोकतंत्र में आस्था और सत्य बोध के प्रति जिज्ञासा एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता है। नेहरू ने पंथ निरपेक्ष भारतीय संविधान का निर्माण कराया और पंथ निरपेक्ष राज्य की रचना कराई। वे पंथ निरपेक्षता को राष्ट्र की एकता का आधार मानते थे। फूट और सांप्रदायिकता के कारण ही भारतवर्ष को अपमान, पराजय और विघटन का सामना करना पड़ा। वे ये कहते हैं कि इतिहास में समय समय पर और लंबी अवधियों पर घोर कले में डूब रहना और अलग अलग रहने की भावना हमारे दुर्भाग्य के कारण रहा है, जिसके परिणामस्वरूप भारतवर्ष की शक्ति आपस में लड़ाई झगड़े में ही नष्ट हो गई है। इस देश में प्रत्येक क्षेत्र, कला, साहित्य, शिल्प, दर्शन आदि में अनेक महापुरुष हुए, किंतु आपसी कलह ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। इसी कलह के अनेक कारण थे, किंतु धर्म की बड़ी महत्वपूर्ण रही है। धर्म की आड़ में ही भारतवर्ष का विभाजन हुआ। इसी कलह कारक तत्व को दूर रखने के लिए संविधान में पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया है। पारस्परिक कलह और सांप्रदायिकता को मिटाने का एकमात्र मार्ग ये है कि हमें अपने धार्मिक मतभेदों से ऊपर उठकर सभी धर्मों के प्रति आदर भाव रखना सीखे और सभी धर्मों को राज्य समान और समान भाव से देखे। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं हो, अर्थात वे किसी धर्म के विशेष दूसरे धर्मों की तुलना में वरीयता प्रदान नहीं करे। प्रत्येक नागरिक का अंतःकरण, पूजा, उपासना एवं धर्म प्रचार की स्वतंत्रता हो। धर्म को राजनीति से दूर रखा जाए तथा धर्म के नाम पर किसी भी समाज की शांति पर करने अथवा नैतिकता का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं हो।
नेहरू के अनुसार देश ने राजनीतिक एकीकरण तो प्राप्त कर लिया, किंतु भावनात्मक एकीकरण प्राप्त करना बाकी है। इसका अर्थ यह है कि सभी नागरिक विविधताओं के साथ साथ अपने आप को भावनात्मक रूप से एक समझे। भारतीय संविधान में इन्हीं विशेषताओं को स्थान प्रदान किया गया तथा उनका मूल उद्देश्य सांप्रदायिक सद्भाव एवं सहिष्णुता की स्थापना के द्वारा राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना तथा विकसित करना है। नेहरू की पंथ निरपेक्षता की धारणा उदार अध्यापक के विकास मानी। वे पंथ निरपेक्ष राज्य से पंथ निरपेक्ष समाज की ओर बढ़ना चाहते हैं। इस दिशा में उन्हें काफ़ी सफलता भी मिली। उनके बाद सभी राजनीतिक दलों, सरकारों एवं सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को भारतीय राज्य व्यवस्था का एक आधारभूत स्तंभ मान लिया और पंथ निरपेक्षता राष्ट्रीय एकता का ही दूसरा नाम समझा जाने लगा। अभी नेहरू के राष्ट्रवादी संबंधी विचार। नेहरू ने राष्ट्रवाद पर अपने विचार प्रमुख रूप से प्रस्तुत किए। पूर्व एशियाई देशों में साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ चले स्वतंत्रता आंदोलन के भी समर्थक थे। राष्ट्रवाद को वे एक अंतर्राष्ट्रीय वृहद परिप्रेक्ष्य में देखते थे। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रवाद एक विचित्र वस्तु है जो देश के इतिहास के लिए खास मुकाम पर तो जीवन, उन्नति और शक्ति और एकता प्रदान करती है, लेकिन साथ ही उनको सीमित कर देने की प्रवृत्ति है, क्योंकि आदमी ये भी सोचने लगता है कि मेरा देश बाकी दुनिया से भिन्न है। इसी तरह देखने का नज़रिया बदलता जाता है और आदमी अपने ही संघर्षों और अच्छाइयों और बुराई के सोचने में फंसा रहता है। दूसरे विचार उसके सामने आते ही नहीं है और नतीजा ये होता है कि वे राष्ट्रवाद के जो किसी मानव की उन्नति का प्रतीक होता है और मानसिक विकास के अवरुद्ध होने का प्रतीक बन जाता है। और राष्ट्रवादियों के संबंध में उनके विचारों में स्पष्टता थी। वे कहा करते थे कि राष्ट्रीय मनोवृत्ति बहुत ही जटिल होती है। हम में से ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि बड़े न्यायी और निष्पक्ष हैं। हमेशा गलती दूसरा मुल्की करता है। हमारा दिमाग कहीं न कहीं ये इत्मीनान छिपा रहता है कि हम वैसे नहीं हैं जैसे दूसरे लोग हैं। हम दूसरों से ज़रूर फ़र्क हैं। ये दूसरी बात है कि शराफत की वजह से हम बराबर उस बात को नहीं कहें। राष्ट्रीय एकता के लिए नए परिप्रेक्ष्य में देखने हो तो सांप्रदायिकता पर भी गहरा प्रहार किया है। वे इस देश की एकता के लिए घातक मानते थे। उनका मत था कि सांप्रदायिकता के साथ राष्ट्रवाद जीवित नहीं रह सकता और राष्ट्रवाद का मतलब हिंदू राष्ट्रवाद या सिख राष्ट्रवाद कभी नहीं होता। जो ही आप हिंदू, सिख, मुसलमान की बात करते हैं तो ही आप हिंदुस्तान के बारे में बात नहीं कर सकते। हर एक को अपने से ये सवाल पूछना होगा कि मैं भारत को क्या बनाना चाहता हूँ, एक देश, एक राष्ट्र या 10, 20, 25 राष्ट्र टुकड़ों में बटा हुआ जिसमें कोई ताकत नहीं हो, जरा से झटके से छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाए। अगर उन देशों में भी जहाँ नए विचारों, अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को जोरदार असर पड़ा, राष्ट्रीयता की भावना इतनी आम है तो हिंदुस्तान के लोगों के दिमाग में उनके ज़्यादा असर होना लाजमी है। कभी कभी हमें कहा जाता है कि हमारी राष्ट्रीयता इस बात की निशानी है कि हम लोग पिछड़े हुए लोग हैं और हमारा दिल संकुचित है। जो लोग हमसे इस तरह की बात करते हैं शायद उनका ख्याल है कि अगर हम अंग्रेजी सल्तनत के भीतर एक छोटे हिस्सेदार की हैसियत कबूल कर ले तो सच्ची अंतर्राष्ट्रीयता की भावना की जीत होगी। वे समझते दिखाई नहीं पड़ते हैं कि इस खास किसकी वजह महज नाम की एक राष्ट्रीयता एक संकुचित राष्ट्रीयता का फैलाव पर है। फिर भी राष्ट्रीयता की भावना चाहे कितनी भी गहरी हो, सच्ची अंतर्राष्ट्रीयता को कबूल करने में और संसार या संगठन और राष्ट्रीय संगठन के महातत करने के मामले में हिंदुस्तान बहुत सी कौमों के मुकाबले आगे बढ़ गया है। अब है नेहरू का अंतर्राष्ट्रीयवाद। नेहरू के वैचारिक दृष्टिकोण में अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप स्पष्ट दिखाई पड़ता है। वे राष्ट्रीय उदारवाद तथा सामाजिक प्रगति के उन विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे जिन्होंने एशिया अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलन को प्रभावित किया। नेहरू ने सन 1927 ईस्वी में कहा कि कांग्रेस को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित नीति बनानी चाहिए। उन्हीं के प्रयासों का परिणाम था कि कांग्रेस भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को वैश्विक मानने लगी। उनके अनुसार भारतीयों को आदर्श तथा नैतिकता को हर संघर्ष में पृष्ठभूमि रहना चाहिए। जैसे कि अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा है कि ये बिल्कुल भी उचित नहीं होगा कि आधा विश्व दास और आधा स्वतंत्र, यहाँ तक कि उनका राष्ट्रवाद भी मान्यता से उत्प्रोत था जिसे किसी देश की सीमाओं से नहीं बांधा जा सकता। गांधी जी कहा करते थे कि उनका अंतर्राष्ट्रीयवाद का विचार राष्ट्रवाद जितना ही प्रभावी था। इतिहास और दर्शन के विशद ज्ञान के कारण ही विश्व की समस्याओं को आसानी से समझ पाते थे। उनका स्पष्ट मत था कि पूर्व और पश्चिम में मुख्य अंतर औद्योगिक विकास का है। इसी औद्योगिक के कारण यूरोपीय महत्वाकांक्षों के सामने विश्व बहुत छोटा हो गए हैं। और नेहरू का अंतर्राष्ट्रीयवाद लोकतंत्र और समाजवाद पर आधारित था। वे फ्रांसीसी क्रांति से अत्यधिक प्रभावित थे क्योंकि इसी क्रांति ने समाज और धर्म की कई रूढ़ियों को चोट पहुंचाई और उनकी इसी वृहद सोच के कारण ही उनका मत था कि लोकतंत्र विज्ञान के साथ हाथ मिलाकर संकीर्ण धार्मिक कुरीतियों को समाप्त करेगा और सांप्रदायिकता पर कुठाराघात करेगा। इसी संदर्भ में विचार को अगस्ट काम्टे तथा जेम्स मिल के विचारों से नेहरू प्रभावित होते थे, जो स्वतंत्रता मान्यता के पक्षधर थे।
और नेहरू के लेखों में कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स के विचारों का उल्लेख मिलता है। नेहरू समाजवादी विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। रूस द्वारा लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय मामलों में पलायन किए गए शांति के मार्ग से भी प्रभावित थे। नेहरू ने यूरोप की साम्राज्यवाद और उपनिवेश पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि पूंजीवाद के प्रभाव के कारण यूरोप एशिया पर पूर्णतः हावी हो गया है। इनके अनुसार जैसे जैसे उपनिवेशों के निवासियों के हितों को दबाया जाएगा वैसे वैसे ही विदेशी शासन के प्रति असंतोष बढ़ता जाएगा। उन्होंने कई एशियाई देशों की यात्रा की और उनसे संपर्क बनाए रखा, क्योंकि इसी औपनिवेशिक के कारण ही अधिकांश देशों की समस्याएं समान थी और उनके मैत्री संबंधों के कारण किसी घटना के समय वैश्विक रूप से प्रतिक्रिया जाहिर कर सकते थे। इन एशियाई देशों की एकता के प्रयास सन 1947 में दिल्ली में हुए एफ्रो एशियाई कॉन्फ्रेंस में देखने को मिलते हैं। इस अवसर पर नेहरू ने कहा कि औपनिवेशिक शासन ने हमारे आपसी संबंधों को ठेस पहुंचाई है, लेकिन अब हम चारों ओर खड़ी ये दीवार जल्द ही गिर जाएगी और हम प्राचीन मित्रों की तरह फिर मिलेंगे। उनका मत था कि एशिया को वैश्विक जगत में प्रमुख रूप भूमिका निभानी चाहिए और परमाणु युग में एशियाई देश शांति स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जनवरी 1949 में उन्होंने हॉलैंड से इंडोनेशिया की स्वतंत्रता का समर्थन किया। तो जनवरी 1949 में हॉलैंड से इंडोनेशिया की स्वतंत्रता का समर्थन किया और करके ये चेता दी गई किसी भी गलत कदम के विरोध के लिए समस्त विश्व एक हो जाएगा। इसी प्रकार स्पष्ट होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के समक्ष एवं अंतर्राष्ट्रीयवाद में नेहरू का कोई सीना नहीं था, नेहरू का कोई सानी नहीं था। ये युद्ध की विभीषका के सख्त खिलाफ थे। सन 1927 ईस्वी में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में उन्होंने शांति पर बल दिया और कहा है कि हर युद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय त्रासदी है, क्योंकि अत्याचार और विध्वंस को जन्म देता है। ये मानते हैं कि युद्ध राष्ट्रीय नहीं आम मनुष्य को भी प्रभावित करता है। उनका मत था कि तत्कालीन यूरोप घृणा और भय से भरा हुआ है था और यूरोप के हर देश दूसरे देश से नफरत करता है और एक दूसरे को मिटाना चाहता है। यही कारण था कि नेहरू स्वतंत्रता, समानता और न्याय के सिद्धांतों की पुरजोर वकालत किया करते थे और वे चाहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय समाज में संघर्ष का स्थान सहयोग को लेना चाहिए। नेहरू के अनुसार सभी देशों का निशस्त्रीकरण होना चाहिए और एक देश के द्वारा दूसरे देश को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। संसाधनों का उचित वितरण होना चाहिए और देशों और समूह में कोई धार्मिक या प्रजाति भेदभाव नहीं होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीयवाद के क्षेत्र में वैचारिक दृष्टि से और व्यावहारिक की दृष्टि से नेहरू के दो महत्वपूर्ण योगदान हैं, जिनकी विवेचना के बारे में नेहरू का अंतर्राष्ट्रीयवाद अधूरा रहेगा। इनमें प्रथम है श्रीलंका की विदेश नीति और द्वितीय है पंचशील के सिद्धांत, और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो फर्स्ट है श्रीलंका की नीति। आज़ादी के पश्चात भारत ने फिर स्वतंत्र विदेश नीति की राह को चुना। इसके मुख्य कर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वे आश्वस्त है कि वैश्विक जगत में उन्होंने महान सभ्यता के कारण भारत निडरता से अपनी बात रख सकता है। यदि भारत में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करता तो औपनिवेशिक गुलामी में हाल ही में हासिल मुक्ति अर्थहीन हो जाएगी। अपनी विशालता और महान परंपरा के कारण भारत को प्रभावी रूप से अपने विचारों को प्रकट करना आवश्यक होगा, इसलिए स्वतंत्र विदेश नीति तत्कालीन समय की एक आवश्यकता थी और इसी का अवलंबन किया गया। नेहरू ने इसी भावना के आधार पर श्रीलंका को एक संगठन का स्वरूप दिया और आंदोलन का परिपक्ष द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो विरोधी गुटों में विश्व का विभाजन हुआ, एक अमेरिका तथा दूसरा सोवियत संघ के नेतृत्व में। नेहरू की समझ के अनुसार एशिया तथा अफ्रीका के नव स्वतंत्र गरीब देशों की बड़ी शक्तियों ने सैन्य गुटों के फायदे के बजाय नुकसान ही होगा। वे महाशक्तियों के खेल में शतरंज के मोहरे बनकर रह जाएंगे और नव स्वतंत्र देशों की आवश्यकता है कि गरीबी, निरक्षरता और बीमारी से लड़ना, और ये काम सैन्य गुटों में शामिल होने से नहीं हो सकता। इसके विपरीत भारत और उसके सामने अन्य देशों का विकास के लिए शांति एवं शांत वातावरण की आवश्यकता थी। उसका हित शांति से न कि युद्ध या तनाव से। इसलिए भारत ने बगदाद पैक्ट, मनीला संधि, सीटों और सेंटों में शामिल हुआ और ने ही उसका समर्थन किया। इन्हीं संधियों के जरिए पश्चिम तथा पूर्वी एशियाई देशों को पश्चिम भारत के गुटों के साथ, पश्चिमी शक्ति गुटों के साथ जोड़ा गया। भारत सिर्फ निरपेक्ष या सैन्य गुटों से दूर ही न रहा, अपितु नेहरू ने तीव्रता से जॉन फर्स्ट डेलेस द्वारा भारत पर नैतिक निष्पक्षता के दोष का भी खंडन किया। श्रीलंका का अर्थ था कि हर मुद्दे पर स्वतंत्र रूप अपनाना, सही या गलत की स्वयं पहचान करना और सही को अपनाना। उन्होंने कहा, जहाँ तक फासिज्म, उपनिषद और रंगभेद की बुरी ताकतों या न्यूक्लियर बम और हमलों या दमन के सवाल हैं, हम जोरदार तरीके से और बिना किसी द्विधा के उनके खिलाफ हैं और हम शीत युद्ध और सैनिक गुटों से ही दूर रहते हैं। और एशिया और अफ्रीका के नए राष्ट्रों को शीत युद्ध की मशीन की ऊर्जा बनने पर हम मजबूर करने का हम विरोध करते हैं, वैसे ही हम उस चीज़ का विरोध करने के लिए आज़ाद हैं जिसे हम दुनिया या तो अपने गलत या हानिकारक समझते हैं, और जब हम किसी की ज़रूरत पड़ती है तो हम आज़ादी का इस्तेमाल करते हैं। श्रीलंका भारत तथा अन्य नव स्वतंत्र राष्ट्र की उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद में हासिल की गई आज़ादी बरकरार रखने के संघर्ष का प्रतीक है। आज़ादी होने वाले प्रभावित देशों में एक होने के कारण भारत ने उचित ही पूर्व उपनिवेश को रास्ता दिखाया और सामूहिक रूप से
इन देशों का बड़ा महत्व। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में जिसकी सदस्यता इन देशों के प्रवेश के कारण काफ़ी बढ़ गई और एक देश एक वोट की व्यवस्था ने गुटों समुदाय की सोवियत संघ की मदद से पश्चिमी गुट का सामना करने में मदद की। इसी प्रकार एक संलग्नता ने विश्व संबंधों के जनवादीकरण में मदद की। उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष में औपनिवेशिक एवं पूर्ण औपनिवेशिक देशों की सहायता भारत की विदेश नीति का मूल उद्देश्य है। इसमें कूटनीतिकता ने काफ़ी मदद की और विश्व इस नीति को मजबूत बनाने के उद्देश्य को भी इससे सहायता मिली। नेहरू द्वारा युद्ध का जोरदार विरोध किया और हिरोशिमा की घटना के बाद परमाणु युद्ध खतरे के विरुद्ध संघर्ष के विचार सुविख्यात हुए और ये विश्वास हंसक और गांधी जी द्वारा प्रेरित। उन्होंने आइंस्टाइन तथा बर्ट्रैंड रसेल जैसे महान बुद्धिजीवी का समर्थन किया और नेहरू ने शांति, परमाणु तथा आम निशस्त्रीकरण की दुनिया के सामने पेश करना भारत का उद्देश्य बनाया। नेहरू ने अपने विचार तथा व्यवहार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत के आचरण से स्पष्ट कर दिया कि असंगता नहीं तो अवसरवादी नीति और नहीं निष्क्रियता की नीति। नेहरू की असंगता कुछ प्रमाण इस प्रकार हैं। असंगता की प्रेरणा और मूल सूत्रधार विश्व शांति। नेहरू ने युद्ध के विनाशकारी परिणामों को देखा तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रसंग में उनका मूल उद्देश्य था कि युद्ध और तनाव की सभी स्थितियों का विरोध। नेहरू ने अपनी दूरदर्शिता से इस बात को समझ लिया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के दो शक्ति गुटों में से भारत यदि किसी शक्ति गुट के साथ जुड़ गया तो इसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव की शक्तियों का बल मिलेगा और भारत से अपने लिए तनाव और युद्ध के वातावरण को आमंत्रित करेगा। नेहरू मानवतावादी और विश्व शांति के उपासक थे, तो उन्होंने सत्य के रूप में ये सोचा कि भारत अपनी असंलग्नता के बल पर दो परस्पर विरोधी शक्ति गुटों को एक दूसरे के समीप लाने का कार्य कर सकेगा और स्वयं करके लिए शांति और तनाव से मुक्ति प्रदान करेगा। व्यवहार के स्तर पर भारत ने असंलग्नता के बल पर कोरियो, साइप्रस और कांगो आदि विवादों में शांति स्थापित करने देश की भूमिका निभाई और नेहरू की असंलग्नता को यदि कोई मूल और सर्वोपरि परिरक्त था तो वे ताकि शांति अपने देश के लिए और समस्त विश्व के लिए। दूसरा है कि असंलग्नता एक सकारात्मक नीति है। नेहरू काल में असंलग्नता के लिए तटस्थता शब्द का प्रयोग अधिक प्रचलन था, लेकिन नेहरू ने एक से अधिक अवसरों पर इस बात का स्पष्ट कर दिया कि असंलग्नता अंतर्राष्ट्रीय कानून के अर्थ में तटस्थता की नीति या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नकारात्मकता की नीति नहीं है। सन 1949 ईस्वी में अमेरिका यात्रा में उन्होंने एक प्रसिद्ध उनते में कहा है कि जब स्वतंत्रता के लिए संकट उपस्थित हो और न्याय को आघात पहुंचे और आक्रमण की घटना घटित हो तब हमने तो तटस्थ रह सकते और नहीं तटस्थ रहेंगे। नेहरू ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि असंलग्नता न तो असरवादी नीति है और न ही निषेधात्मक नीति है। यही तो स्वतंत्रता, सत्य और न्याय का समर्थन करने और आक्रमणकारी का विरोध करने की सकारात्मक नीति है। तीसरा था असंलग्नता एक गतिशील नीति है। असंलग्नता अपनी मूल धारणा से एक स्थिर नीति नहीं है, वरन राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार एक गतिशील नीति है। असंलग्नता साधन और साध्य दोनों है। बदलती हुई परिस्थितियों में विश्व के व्यापक हितों की दृष्टि में रखते हुए भारत के स्वयं के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और चौथा था शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तथा असंलग्नता का आवश्यक लक्षण। असंलग्नता शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के विचार पर आधारित है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का आशय ये है कि विश्व के विभिन्न देशों में विचारधारा और हित संबंधी भेद होने पर भी उनके बीच तनाव, संघर्ष या युद्ध अनिवार्य नहीं है। वे अपने समस्त भेदों और मतभेदों के बावजूद एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण रह सकते हैं और उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। नेहरू असंलग्नता की विदेश नीति के मुख्य शिल्पकार थे और असंलग्नता राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख पंडित नेहरू का प्रमुख योगदान है। असंलग्नता का एक क्रांतिकारी आदर्श एक आंदोलन के रूप में पंडित होने लगा। यद्यपि असंलग्नता युद्ध को रोकने में पूर्णतः सफल नहीं हो सके, किंतु ये सत्य है कि इसने विश्व शांति की महत्ता स्थापित की और एक सीमा तक विश्व युद्ध को रोकने में सफल हुई। नेहरू की असंलग्नता ने तीसरी दुनिया के देशों में नैतिक शक्ति, चेतना और आत्मसम्मान विकसित करने में प्रमुख भूमिका अदा की। अब है पंचशील समझौता। नेहरू सोचते थे कि परस्पर विरोधी व्यवस्थाओं के बीच संघर्ष और युद्ध की स्थिति स्वाभाविक अनिवार्य नहीं है। वे एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की स्थिति को अपना सकते हैं और समस्त मानव जाति को विनाश से बचाने के लिए इस प्रकार की स्थिति को अपनाना आवश्यक है। नेहरू ने लगातार बल दिया कि विभिन्न विचारधाराओं व्यवस्थाओं वाले देशों के बीच शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की आवश्यकता है। उनका विश्वास था कि सच्चाई पर किसी का अधिकार नहीं था और बहुलवाद जीवन की सच्चाई थी। उन्होंने कहा कि मानव कल्याण तथा विश्व शांति के आदर्शों की स्थापना के लिए विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था वाले देशों में पारस्परिक सहयोग आवश्यक है। इसके लिए जिन सिद्धांतों का अवलंबन किया गया वे 5 आधारभूत सिद्धांत पंचशील कहलाते हैं। इसके जरिए विभिन्न देशों के बीच संबंधों का नियमन किया जा सकता था। पंचशील के 5 सिद्धांत निम्नानुसार हैं कि पहला सिद्धांत है कि सभी देश एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुत्व का सम्मान करें। दूसरा है कि दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। तीसरा है दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करना
और चौथा है परस्पर सहयोग के लाभ को बढ़ावा देना, और पांचवा है शांतिपूर्ण सशस्त्र नीति का पालन करना। सारांश में स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होने के नाते नेहरू के अब सामने अपार चुनौतियाँ थी। इसके बावजूद किसी भी ऐतिहासिक मानदंड से उनकी उपलब्धियां विशालतम अनुपात में थी। सर्वोपरि उन्होंने कुछ मूल्य, दृष्टिकोण, आदर्शों, लक्ष्यों और नजरियों को देश हित में पहचाना। उन्होंने एक भारतीय जनता की सांस्कृतिक चेतना का अंग बना दिया। नेहरू ने भारतीय राष्ट्र को सुदृढ़ किया, नागरिक अधिकार, संसदीय लोकतंत्र पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था की नींव रखी और धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और सामाजिक उग्र राष्ट्रवाद को राष्ट्रीय राजनीतिक प्रणाली का मूलाधार बनाया। इस श्रृंखला स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में आत्मसम्मान, भारत के आंतरिक एवं बाहरी हितों को प्रोत्साहन और विश्व शांति और उपनिवेशवाद विरोध को अपनी विदेश नीति का आधार बनाया। नियोजन आरंभ किया, शक्तिशाली सार्वजनिक क्षेत्र की आधारशिला रखी और भारत को आत्मनिर्भर स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के रास्ते पर खड़ा किया तथा वैज्ञानिक मनोवृत्ति को आगे बढ़ाया। उन्होंने जनता की एक समाजवादी आदर्श प्रदान किया तथा समानता पर आधारित एक व्यापक समाजवादी समाज को एक लक्ष्य का लोकप्रिय बनाया। इस स्पष्टता का कानूनी अंत और हिंदू संहिता विधेयक स्वीकृत कराकर उन्होंने दो ऐतिहासिक कदम उठाए। नेहरू ने अपने राजनीतिक व्यवहार में हमेशा स्वतंत्रता, उदारता और सौम्यता से कार्य किया। सार्वजनिक जीवन में व्यवहार का जो उच्च मानदंड उन्होंने काम किया वे बाद के राजनीतिक नेताओं के लिए कसौटी साबित हुआ। लोकतंत्र को स्थापित करने में नेहरू की सफलता सन 1964 ईस्वी में और उनकी सन 1966 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद सरकार और पार्टी के नेतृत्व हेतु गतिरोध विहीन सत्ता हस्तांतरण से साबित होती हैं। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर 1954 में और बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज योजना की स्थापना 1950 विदर इंडिया द्वारा नेहरू।